नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। आज हम आपके लिए ग्राउंड जीरो यानी कि नेपाल और हिंदुस्तान बॉर्डर के उस इलाके से तस्वीरें लेकर आए हैं जहां से नेपाल के नक्शे पर पूरा विवाद शुरू हुआ है। इस पूरी रिपोर्ट को आप तक पहुंचाने में हमें खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन सच्चाई यह है कि जो मुश्किलें देश के सामने हैं उनके सामने हमारी मुश्किलें कुछ भी नहीं है। इसलिए आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए। इन पहाड़ों और रिश्तों के दरकने में फर्क बस आवाजों का है, वरना सच्चाई ये है कि पहाड़ जब टूटकर बिखरते हैं तो रास्ता रोक लेते हैं और रिश्ते जब दरकते हैं तो दोस्ती में बाधा बन जाते हैं। इन पहाड़ों के दरकने के पीछे माना जाता है कि धरती की बेचैनी छिपी होती है, लेकिन नेपाल से रिश्ते दरकने के पीछे चीन की बेचैनी किसी से छिप न सकी। ये तस्वीरें 90 किलोमीटर लंबे कैलाश मानसरोवर मार्ग के पास धारचूला से आगे महाकाली नदी के करीब की हैं, जहां एसएसबी, आईटीबीपी और सेंट्रल मिलिट्री पुलिस के जवान मोर्चा संभालते हैं। यहाँ से विवादों का एक नया नक्शा दुनिया के सामने उभरा है, जिसमें एक तरफ हिंदुस्तान का हिस्सा है तो दूसरी तरफ नेपाल की मनमानी लकीरें। एबीपी गंगा की टीम इस नए भूगोल को करीब से महसूस करने के लिए सफर पर निकली। उस महाकाली नदी की तरफ जहां नेपाल अब खुली चुनौती देने के मूड में आ गया है। हालांकि सफर आसान नहीं है। धारचूला से जैसे ही काला पानी, लिपुलेख, नाभी ढांग, कुटी, गुंजी, छियालेख, बुधी के लिए रवाना होते हैं तो ये रास्ता हर कदम पर परीक्षा लेता है। एक तरफ गगनचुम्बी हिमालयी पहाड़ और दूसरी तरफ महाकाली नदी के विकराल रूप और पानी के वेग का शोर धड़कनें थाम देने वाला है। काला पानी के लिए बन रहा ये रोड अभी भी निर्माणाधीन है, इसलिए खतरा और भी बढ़ जाता है। असल में ये वो रास्ता है जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा को कम करने के लिए बनाया जा रहा है। इसका उद्घाटन 8 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। इस रास्ते से गुजरते ही कड़वाहट का एहसास वादियों में कैसे हो जाता है, इसकी वानगी तब दिखने लगती है जब हमें महाकाली नदी के उस पार नेपाल सैनिकों की टुकड़ी नजर आती है। नेपाल ने अपनी सीमा पर चौकसी को किस कदर बढ़ा दिया है, एक नज़ारा और भी हम आपको दिखाते हैं। ये मैं महाकाली नदी पर हूँ और ये कैलाश मानसरोवर मार्ग है। ये महाकाली नदी है जो डिमार्केशन करती है इंडिया का और नेपाल का। और वो सामने आप देख रहे होंगे कि ये जो टेंट लगाए जा रहे हैं वो उनकी आर्मी के लोग हैं जो उनके लिए काम करते हैं, आर्मी के लिए। और ये अभी आप देख सकते हैं इसमें विजुअल में कि अभी इनकी तैयारी चल रही है कैंप लगाने की। और ये केवल इसलिए आए हैं, यहाँ इनकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ नेपाल ने अपनी चौकसी बढ़ाने के लिए ये कैंप लगाए हैं। उसके दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी हलचल है और वहाँ जो टूटे हुए घर थे उनको साफ़ कर दिया गया है और वहाँ भी कैंप जो उनके आर्मी के होंगे वो कैंप करेंगे। और सामने आप बिल्कुल नदी के किनारे ऊपर देख सकते हैं जो इंडियन आर्मी के हॉर्सेस हैं, ये अपने घोड़ों को अपने कैंप में ले जा रहे हैं। यानी यहाँ इस तरफ इंडियन आर्मी है और वो आर्मी के घोड़े और घुड़सवार दोनों खड़े हैं और इधर नेपाल की आर्मी बिल्कुल सामने आ गई है। अभी ये नेपाल की आर्मी अभी सिविल वर्दी में है, अभी सिविलियन जैसी लग रही हैं, लेकिन ये कैंप नेपाल आर्मी के हैं। और ये दोनों कैंप इन्होंने तैयार कर दिए, चूँकि एक दिन पहले 24 घंटे पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। तो ये एक परिदृश्य इस चीज़ को दर्शाता है कि नेपाल किस तरह से अपनी चौकसी बढ़ाने में, अपनी सीमाओं को सशक्त करने में लगा हुआ है।
नेपाल के सैनिकों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि नेपाल रस्म अदायगी के नाम पर अपने सैनिकों को यहाँ जमा कर रहा है, या फिर उसकी निगरानी का मकसद सिर्फ इतना है कि वो भारतीय सैनिकों के साथ सड़क निर्माण की गतिविधियों पर नजर रख सके और उसकी बराबर रिपोर्ट ले सके। नेपाल भारत के मित्र देशों में शामिल रहा है। दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत से नेपाल के रिश्ते हर लिहाज, हर मायने में अलग रहे हैं। नेपाल इस बात को जानता और मानता भी रहा है, लेकिन बीते दिनों में जिस तरह से उसने नए नक्शे को पास किया और हिंदुस्तान पर इल्जामों की बौछार की है, उसने इशारा दे दिया है कि नेपाल अपनी कूटनीतिक विरासत के इतर किसी बहकावे में आ चुका है। और अब जिस तरह से महाकाली नदी पर हेलीपैड के साथ अपने सैनिकों की तैनाती की है, तो ये समझना कतई मुश्किल नहीं कि वो चीन के असर से अछूता नहीं है। ये आप सामने देख सकते हैं कि ये नेपाल आर्मी की चौकी है और वहाँ उन्होंने एक हेलीपैड भी बना लिया है और उस हेलीपैड पर एक पोकलैंड भी कुछ दिन पहले यहाँ उतारी गई थी हेलीकॉप्टर से। तो ये नेपाल आर्मी का एक ऐसा उदाहरण है जो भारत के खिलाफ एक अभियान को मूर्त रूप देने की एक निरर्थक कोशिश है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि यहाँ से इस पड़ाव के जो ये आर्मी कैंप है, आप देख सकते हैं किस तरह से सैनिक वहाँ खड़े हैं और चौकसी बरते हुए हैं। तो उधर से आप जाएंगे तो अगर इस नदी के बहाव के विपरीत चलेंगे तो एक ट्रैक रूट आप देख रहे होंगे तो कि आगे तक उन्होंने चलने फिरने का एक बड़ा सा रास्ता भी बना लिया है। यह हाल तब है जब नेपाल में अपनी कोई सैन्य अकादमी नहीं है। नेपाल फौज के तमाम बड़े अधिकारी हिंदुस्तान की सरजमी और वो भी उत्तराखंड में ही ट्रेनिंग हासिल करते रहे हैं। जिस नेपाल आर्मी के पास ऐसा कोई प्रशिक्षण केंद्र भी नहीं है, ऐसी कोई एकेडमी भी नहीं है कि अपने फौजी अफसरों को तैयार कर सकें और उनको जांबाज बना सकें, वो एकेडमी भारत में है। और चूंकि नेपाल, भूटान और तमाम ऐसे देश जो मित्र देशों की श्रेणी में आते हैं, तो भारतीय सैन्य एकेडमी उनके भी फौज के अफसरों को तैयार करती है। तो नेपाल भी उनमें एक है। अभी 13 जून को आईएमए की पीओपी हुई और पीओपी में 20 से ज़्यादा अफसर नेपाल के तैयार होकर पासिंग आउट परेड से निकले। नेपाल हिंदुस्तान के खिलाफ अपनी फौज खड़ी कर अपनी संप्रभुता का संदेश दे रहा है। अगर इस तथ्य को मान भी लें तो फिर ये कैसे माने कि हिंदुस्तान से खुली सीमा साझा करने वाले नेपाल को ये समझने की ज़रूरत है कि खतरा उसे हिंदुस्तान से कहीं ज़्यादा चीन से है, जिसने उसकी ज़मीन पर उसी को अंधेरे में रखकर कब्जा करना शुरू कर दिया है। कैलाश मानसरोवर रोड से अजीत सिंह राठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी का। और उत्तर प्रदेश के इतिहास में 26 जून 2020 दर्ज होने जा रहा है रोजगार के नाम पर, क्योंकि प्रदेश सरकार 1 करोड़ लोगों को ये सौगात देने जा रही है। जाहिर है सरकार के इस फैसले से सीधे तौर पर 1 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके परिवारों को भी इसमें शामिल करें तो इसका फायदा उठाने वालों की तादाद कहीं ज़्यादा है। इतनी बड़ी तादाद में रोजगार मुहैया कराने की कुव्वत अभी तक किसी राज्य ने नहीं दिखाई है, वो भी कोरोना से जंग के दौरान। और ख़ास बात यह है कि इनमें से चुनिंदा लोगों से प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात भी करेंगे। उत्तर प्रदेश में 26 जून की सुबह नई होगी। एक साथ प्रदेश के 1 करोड़ लोगों की किस्मत में बदलाव का एक नया दौर लाने का वादा कर यूपी सरकार रोजगार के लिए ऐसा दरवाजा खोलने वाली है जिससे करोड़ों परिवारों की जिंदगी नई अंगड़ाई लेंगी। खासकर उन हालात में जिसमें कोरोना के चलते उनकी रोजी रोटी पर संकट मंडरा गया था। इसके तहत प्रदेश के 1 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराने की तैयारी है और जिन लोगों को फायदा इसका मिलने वाला है उनसे न केवल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संवाद करेंगे, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी भी इन लाभार्थियों से बातचीत करेंगे।
इसमें 6 जिलों के लोग शामिल हैं। यूपी के इतिहास में ये सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम होने का दावा किया जा रहा है। प्रवासी श्रमिकों कामगारों को रोजगार देने में जुटी योगी सरकार 26 जून को एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। गरीब श्रमिक रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत 1 करोड़ से ज्यादा जो कामगार हैं, जो श्रमिक हैं, उनको रोजगार देने के मेगा शो की शुरुआत कल होगी। प्रदेश के 31 जिलों से जो कामगार हैं उनको रोजगार देने का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। मुख्यमंत्री आवास जो है 5KD, यहीं पर ये पूरा कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, सरकार के कई मंत्री मौजूद रहेंगे और केवल रोजगार देने के साथ साथ कई और भी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण है। जैसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 2,40,000 जो इकाइयां हैं उनको 5900 करोड़ के ऋण पत्र का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा जो निजी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं उसमें 1.25 लाख से ज़्यादा जो कामगार हैं उनको नियुक्ति पत्र देने का भी कार्यक्रम है। और ODOP और विश्वकर्मा कल्याण योजना जो सरकार की है उसके तहत 5,000 से ज़्यादा जो हम कहें तो कामगार हैं, जो मिस्त्री होते हैं, उनको टूल किट देने का भी कार्यक्रम रखा गया। इसमें अन्य राज्यों से घर लौटे प्रवासी श्रमिक और कामगार के साथ साथ स्थानीय लोग लाभान्वित होंगे। इसमें 3 तरह के लाभार्थी होंगे। पहला भारत सरकार का आत्मनिर्भर भारत रोजगार कार्यक्रम है। इसमें वो लोग शामिल हैं जिन लोगों को इस कार्यक्रम के जरिए रोजगार दिया गया है। जबकि दूसरा MSME सेक्टर में जिन लोगों को नौकरी मिली है और सरकार ने जिन औद्योगिक संगठनों के साथ MOU साइन किया है, इसमें वो लोग शामिल होंगे। तीसरा कार्यक्रम स्वतः रोजगार का है और इसमें वो लोग होंगे जिसमें उनके उद्यम के लिए बैंकों और सरकारी प्रयासों से कर्ज दिलाकर उनके रोजगार और उद्यम को शुरू कराया गया है। सौभाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री जी कल उसका शुभारंभ करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास और मेहनत के कारण ये संभव हो सका, जिसमें हमने मैपिंग भी करी है कि जो व्यक्ति बाहर से आए हैं वो कहाँ पर काम कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक आयोग भी बना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जिला मजिस्ट्रेट देखें, तो मजदूरों की हर स्तर के ऊपर चिंता हो रही है। उनको काम देने का जो संकल्प है उसकी शुरुआत करते हैं। एक साथ 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाला यूपी पहला और इकलौता राज्य होगा। कोरोना के चलते दूसरे राज्यों से लौटने वाले कामगारों के लिए यूपी सरकार ने कई व्यवस्थाएं की, जिसमें उनके घर लौटने का पहले तो मुकम्मल इंतजाम किया गया, फिर उन्हें क्वारंटीन सेंटर में रहने और खाने की सुविधा दी गई। इसके साथ ही स्किल मैपिंग का काम किया गया। कुल 36 लाख कामगारों का डेटाबेस बनकर तैयार है। इन कामगारों को MSME, एक्सप्रेसवे, हाईवे, यूपीडा, मनरेगा जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार से सरकार जोड़ भी चुकी है। PM और CM से संवाद करने वालों में डेयरी खोलने वाले भी रहेंगे और नर्सरी स्थापित करने वाले भी। रोजगार पाने वालों में तमाम सेक्टर्स को देखते हुए ये संख्या मानी जा रही है कि 1 करोड़ से ज्यादा पहुंच सकती है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस लक्ष्य, उस विचार का खास योगदान है जिसमें उन्होंने प्रदेश के कामगारों के हुनर को परखते हुए नए उत्तर प्रदेश के सृजन का विश्वकर्मा इन्हें बताया था। यही वजह है कि यूपी मनरेगा, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में अव्वल हो गया है, खासकर रोजगार देने के मामले में। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक मनरेगा में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, जबकि दूसरे स्थान पर राजस्थान है। इसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु आते हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 57 लाख से ज्यादा लोगों को इसके जरिए जोड़ लिया गया है, जिसमें 21 कोरोना प्रभावित जिले भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। इस रिपोर्ट के बाद अब वक्त एक ब्रेक का।